हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे JOIT 939 मॉक टेस्ट डे 4 पर। तो हम लोग लगातार यहाँ पर कंप्यूटर के बेस्ट क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको मिलेंगे देखने को, वो पैटर्न जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का सही आंसर किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपने सीखा भी होगा और उनके कॉन्सेप्ट को समझा भी होगा। तो वैसे ही आज भी हम लोग 20 बेस्ट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन का खुद आंसर करके देखना है कि आप आंसर कर पा रहे हैं या फिर नहीं। फिर आपको 20 में से कितने आपने स्कोर किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव अ लुक गाइस। दिन बहुत कम बचे हैं। कम से कम डेली आपको अब इस समय 3 से 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है मिनिमम। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे दे पा रहे हैं देन इट्स वेल एंड गुड। प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई करना नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन वो टॉपिक्स पढ़ने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनफैक्ट सभी टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने पड़ेंगे। चाहे प्रोग्रामिंग हो, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो, प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस हो, या फिर लाइनेक्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज जैसे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उस पर भी आपको नजर रखनी होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर देखिएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। प्रिंटर के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस जो कि इन डेप्थ पूछे जाते हैं। साथ ही साथ MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे से पकड़ बनाने की रिक्वायरमेंट है। इन डेप्थ टॉपिक में डेटाबेस आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना होगा। नेटवर्किंग है, इंटरनेट टॉपिक है। इसके अलावा ब्राउजर्स के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस। तो ये बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं जो आपको इंडिविजुअल बहुत टाइम देकर आपको कंप्लीट स्टडी करनी होगी। कंप्लीट स्टडी करने के लिए हमने ये बैच भी आपके लिए तैयार किया हुआ है जो डेली लाइव चलता है 8 PM पर। अगर आप लाइव सेशन में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक 80 प्लस वीडियोस यानी 80 घंटे से ज्यादा का सेशन यहाँ पर करवाए जा चुके हैं। तो आप भी अगर यहाँ पर कनेक्ट होते हैं तो तैयार हो जाइए। बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और जो भी सेशन आपसे मिस हुए हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज MCQs, along with the PDF, along with the टेस्ट। मंडे टू मंडे टेस्ट होता है। बेहद वैसे ही जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सेम वही फीलिंग आने वाली है। आपको ऐसा ही फील होगा जैसे एग्जाम में बैठकर आप टेस्ट दे रहे हैं, जिससे आपकी एनालिसिस होगी ओवरऑल कि हमारा लेवल क्या है। तो हुआ ना बेस्ट। कैसे ज्वाइन करेंगे इस बैच को? तो आप अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करेंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप अरोड़ा एजुकेटर ऐप से कनेक्ट हो जाइए। वहां पर आपको JOIT का बैच मिल जाएगा। कनेक्ट हो जाइएगा और शानदार तरीके से हमारे साथ में पढ़िए। डेली कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे तो ये डैम श्योर है कि 140 क्वेश्चन में से 130 प्लस तो आप बहुत आसानी से स्कोर कर पाएंगे। ये डैम श्योर है, ये श्योरिटी है। क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन पर डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक। आज के सेशन का जो इंडेक्स है वो कुछ इस तरीके से है। मॉक टेस्ट नंबर 4 है आज। क्वेश्चन आस्क्ड इन डे 3। हम हर एक सेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन सबसे पहले करेंगे। नेटवर्किंग है, C प्रोग्रामिंग, ASCII, सुपर कंप्यूटर, विंडोज 10 और विंडोज 11, SQL और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इन 8 टॉपिक से आज के सेशन में क्वेश्चंस रखे गए हैं। आप अपने लेवल को चेक करिए और ऐसा ही पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। हैव अ लुक गाइस। तो सबसे पहले जो कल के सेशन में हमने क्वेश्चन आपको दिया था, वो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS Word 2016 कैन बी यूज्ड टू अंडरलाइन टेक्स्ट विद डबल लाइन। डबल लाइन से कैसे हम अंडरलाइन करेंगे, इसकी शॉर्टकट की क्या थी? तो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का कंट्रोल शिफ्ट और D। यानी फर्स्ट वन बिल्कुल सही जवाब था। तो आप
बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट डी फॉर द डबल अंडरलाइन। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, पढ़िए और आंसर बताइए। विच वन इज ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस? इनमें से कौन सा मैक एड्रेस ऐसा है जो ब्रॉडकास्टिंग करता है? मैक एड्रेस की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि एनआईसी कार्ड मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। साथ ही साथ मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी होता है, जिसे बर्न्ड इन एड्रेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है और इसे ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस कौन सा होता है ये आपको बताना है। दैट इज फर्स्ट वन, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा FF:FF:FF:FF:FF:FF। ये होगा आपका ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, है ना, बड़ा प्यारा सा एड्रेस। अब देखिए ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब हम लोग जानते हैं कि सेंडर जो भी मैसेज सेंड कर रहा है वो सभी लोग देख पाए, ये ब्रॉडकास्ट है। जैसे यूट्यूब पर ये जो वीडियो है वो क्या है, ब्रॉडकास्ट है, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं, जो देखना चाहता है इस वीडियो को देख सकता है। सो व्हेन अ डिवाइस सेंड अ पैकेट टू द ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, इट इज डिलीवर्ड टू ऑल द स्टेशंस ऑन द लोकल नेटवर्क। ये जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सब में मैसेज डिलीवर करेगा, यही काम होता है ब्रॉडकास्टिंग का। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विच वन इज ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस? तो हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस तो समझ लिया, अब मुझे बताइए कि ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस कौन सा होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि ब्रॉडकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? 127.0.0.1, 255.255.255.255 या 0.0.0.0 या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा 255.255.255.255। दिस इज कंसीडर्ड एज द ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो 127.0.0.1 है ये लूप बैक एड्रेस है। आप जानते हैं लूप बैक एड्रेस को टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं, लेकिन ये आपका ब्रॉडकास्ट है। जबकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, एक होता है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। तो ये जो हम बात कर रहे हैं जिस एड्रेस की, ये 255 वाले रेंज की, ये लिमिटेड ब्रॉडकास्ट है। जबकि अगर एग्जाम में स्पेसिफिक आपको दिया हो कि डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा होता है, तो आंसर होगा 192.168.1.255। ये होता है आपका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इन सी प्रोग्रामिंग विच ऑपरेटर इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर? कह रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसे टर्नरी ऑपरेटर के तरीके से यूज करते हैं या जिसे टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बिल्कुल सही, क्वेश्चन मार्क के साथ में कॉलन, दैट इज कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को एक तरीके से डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंडीशन पर अप्लाई होता है। इफ और एल्स टाइप की कंडीशन पर, ट्रू या फॉल्स जैसी कंडीशन पर इसको हम अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। तो आंसर होगा फोर्थ इज द करेक्ट वन। कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम दिया गया है आपके नीचे और पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, बताइए। मेन फंक्शन है, उसके बाद में इंटीजर a is equals to 1, b is equals to 2, प्रिंट एफ %d कॉमा a कॉमा b, और इसको टर्मिनेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है इसमें, %d का मतलब क्या, इंटीजर वैल्यू। a क्या है, इंटीजर, b में भी क्या है, इंटीजर है, यानी करेक्ट है। अब यहां पर अगर हम देखें तो a और b में आउटपुट हमसे मांगा जा रहा है, यानी a इज इक्वल्स टू 1 होगा और b इज इक्वल्स टू 2 होगा, ये तो करेक्ट है। लेकिन %d
4 बार दिया हुआ है, तो 1 और 2 ये तो एक बार प्रिंट कर देगा, बाकी 2 बार क्या करेगा, गार्बेज गार्बेज प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 गार्बेज गार्बेज। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी अपने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग का पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो 4 बार परसेंटेज डी गिवन था, इसका मतलब जो आउटपुट आएंगे वो 4 आएंगे, लेकिन ए और बी में वैल्यू 1 और 2 हो जाएगी और बाकी 2 केस में गार्बेज और गार्बेज आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम मेन int a is equals to 65, b is equals to 97, printf %c %c a, b। अब आपको बताना है कि इसमें क्या करेक्ट आंसर आने वाला है। अब कैंडिडेट यहां पर करते क्या है, वो कहते हैं बहुत सिंपल है, ए और बी में वैल्यू 65 और 97 है, तो आंसर नो डाउट ए होगा, फर्स्ट वन होगा 65 और 97, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर जो वैल्यू में लिया गया है वो डेटा टाइप आपका इंटीजर नहीं है, ये कैर लिया गया है, कैरेक्टर लिया गया है। तो इसका मतलब कहानी में कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब यहां पर हमें आस्काई वैल्यू पता होनी चाहिए कि 65 किसकी आस्काई वैल्यू है, कैपिटल ए की, और 97 किसकी आस्काई वैल्यू है, स्मॉल ए की। तो इसका मतलब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, आस्काई वैल्यू यानी कैपिटल ए, क्योंकि 65 क्या है, कैपिटल ए, और 97 किसकी आस्काई वैल्यू है, स्मॉल ए की। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो इसका मतलब आपको आस्काई वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आस्की वैल्यू भी पूछ ली जाती है ना, आस्काई भी बोल सकते हैं, आस्की भी बोल सकते हैं, दोनों ही टर्म्स आपके सेम है। समझ में आ गया। एक चीज और याद रखिएगा कि कैपिटल और स्मॉल आस्काई वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो 32 नंबर्स का होता है हमेशा। अगर आप देखें यहां पर कि 97 माइनस 65 करिए तो आंसर क्या होगा, 32। तो यानी डिफरेंस हमेशा जो आस्काई की कैपिटल और स्मॉलर वैल्यू में होता है या लोअर केस और अपर केस के बीच में होता है, वो होता है 32 नंबर्स का। ऐसे आप याद भी कर सकते हैं कि आपने सपोज करिए कैपिटल वाली याद करी और उसमें प्लस कर दिया 32, तो स्मॉल वाली हो जाएगी, है ना, ये भी एक ट्रिक होती है। समझ में आ गई बात। डिफरेंस बिटवीन द आस्काई वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर केस ऑफ द सेम लेटर इज। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यही है कि जो डिफरेंस होता है आस्काई वैल्यू में अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू के बीच में, वो डिफरेंस कितने का होता है, 0, 32, 48 या 255। तो 32 का डिफरेंस होता है। अभी इस केस में हम लोगों ने देखा कि 65 और 97 डिफरेंस कितना, 32। तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा, दैट इज सेकंड, 32। नेक्स्ट, फ्लोट ऑक्युपाई हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी। कह रहा है मेमोरी में फ्लोट कितने बाइट्स ऑक्युपाई करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट या 4 बाइट। क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, दी करेक्ट आंसर इज 4 बाइट। हम जानते हैं कि फ्लोट जो है वो 4 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो करेक्ट होगा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, इन सी विच फंक्शन वी यूज टू क्लियर द कंसोल। ऐसा कौन सा फंक्शन है सी में जो हमें स्क्रीन को क्लियर करने के लिए या कंसोल को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है, गेच, क्लियर स्क्रीन, CLR SCR या क्लियर SCR। क्या होगा करेक्ट आंसर, सोचिए अच्छे से बताइए। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहां पर होगा CLR SCR फंक्शन। इसका यूज हम लोग करते हैं, यानी थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, और इसका यूज करते हैं हम लोग क्लियर द कंसोल करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, प्रत्युष, परम सिद्धि AI, मिहिर या परम प्रवेगा। तो याद रखिएगा बदल चुका है यहां पर आंसर। अभी तक जो फास्टेस्ट माना जा रहा था इंडिया का वो कौन सा था, परम सिद्धि AI था, लेकिन अब यहां पर बदल चुका है और आंसर हो गया है परम प्रवेगा, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में बदलाव किया गया है,
इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर इज, ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो कैसी होती है? लेफ्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, रैंडम होती है, या बोथ 1 और 2 होती है? तो हम लोगों ने एसोसिएटिविटी को पढ़ा हुआ है और हम जानते हैं कि ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट भी होती है और राइट टू लेफ्ट भी होती है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ 1 और 2 होगा। तो फोर्थ इज दी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फिर से एक आउटपुट आपको दिया गया और कह रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मेन फंक्शन int n is equals to 5, int n is equals to 10, printf परसेंटेज d, कॉमा n, यानी n की वैल्यू यहां पर क्या आएगी ये आपको बताना है। n की वैल्यू 5 आएगी फर्स्ट वाली, या 10 आएगी, या फिर एरर शो करेगा, या पहले 5 आएगी फिर 10 आएगी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए अच्छे से, बताइए। जब एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को तो रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? बिल्कुल सही, जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वही बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाती है। तो इसका मतलब n का जो आउटपुट आपका आएगा वो क्या आएगा? 10 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड वन, दैट इज 10। ठीक, तो याद रखिएगा इस केस में कितनी भी n की वैल्यू क्यों ना गिवन हो, अगर एक बार n दिया हुआ है तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वही आपकी आउटपुट के फॉर्म में शो होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। अगेन प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आता हुआ, और क्वेश्चन क्या क्या रहा है देखते हैं। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। अगेन एक आउटपुट आपको प्रिडिक्ट करना है यहां पर। int I is equals to 10, printf परसेंटेज d I प्लस प्लस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। सिर्फ I की जगह पर कभी 5 लिख देते हैं, कभी 7 लिख देते हैं, कभी 9 लिख देते हैं, लेकिन तरीका तो सेम रहेगा। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर 10 या 11 आएगा यहां पर? 10 या गार्बेज वैल्यू, 10 या 10, या 11 या 10? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? याद रखिएगा कि कभी भी आपको I प्लस प्लस, J प्लस प्लस ऐसे अगर आपको लिखा हो तो सबसे पहले सेकंड वाले को पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर फर्स्ट वाले को करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन समझिएगा। देखो होता क्या है कि जब I प्लस प्लस की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो I की वैल्यू है वो पहले सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, फिर बाद में उसको इंक्रीमेंट करते हैं। यानी I प्लस प्लस के केस में I की वैल्यू क्या है? 10, तो पहले यहां पर 10 आ जाएगा और बाद में इसको इंक्रीमेंट करेंगे। बाद में इंक्रीमेंट का मतलब कि जो असाइन करेंगे वैल्यू वो 11 होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि असाइन करेंगे किसको? तो आंसर है I को, और I आपका पीछे दिया हुआ है, तो इसका मतलब I प्लस प्लस की जगह पर तो 10 आ जाएगा और पहले वाला जो I है उसकी जगह 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? 11,10। क्या ये बात समझ में आई? फिर से एक बार समझिए। I और I प्लस प्लस आपको दिया हुआ है, और जब कभी भी ऐसा कुछ दिया हो तो सबसे पहले सेकंड वाले में देखेंगे क्या है? I प्लस प्लस। I प्लस प्लस की वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम, जो गिवन होती है। तो पहले तो सेम कॉपी हो जाएगा, बाद में क्या होगा? प्लस होगा, यानी इंक्रीमेंट होगा। तो I प्लस प्लस में 10 हो गया, इंक्रीमेंट नेक्स्ट टाइम पर होगा, लेकिन I की वैल्यू कहां पर है? पहले। तो इसमें असाइन हो जाएगा इंक्रीमेंट वाला, और 10 में एक अगर आप जोड़ेंगे इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा? 11। तो 11 और फिर क्या होगा? 10। दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन टास्क व्यू इन विंडोज 10 एंड विंडोज 11? यहां हमने विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों क्यों लिखा? क्योंकि ये क्वेश्चन विंडोज 10 पर भी आ सकता है और ये क्वेश्चन विंडोज 11 पर भी आ सकता है, लेकिन दोनों का आंसर आपका क्या होगा? सेम होगा। बताइए, शॉर्टकट की टू यूज ओपन टास्क व्यू। ओपन टास्क व्यू क्या होता है? जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे बोलते हैं ओपन टास्क। यहां पर आपको कई सारे टास्क स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इसको ओपन करने की जो शॉर्टकट की है
वो क्या होगी ये बताइए। विंडोज डी, विंडोज एल, विंडोज शिफ्ट या विंडोज टैब? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा विंडोज के साथ में टैब टू ओपन दी टास्क व्यू, यानी फोर्थ यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर होने वाला है। क्लियर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, विंडोज की शॉर्टकट की से जरूर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, एक और विंडोज की शॉर्टकट की आपके सामने है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द क्विक लिंक मेन्यू इन विंडोज 10 एंड विंडोज 11? यानी ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ओपन दी क्विक लिंक मेन्यू, यानी क्विक लिंक मेन्यू को ओपन करने के लिए विंडोज 10 और विंडोज 11 की जो शॉर्टकट की है वो क्या होगी? विंडोज वाई, विंडोज एक्स, विंडोज क्यू या विंडोज एल? अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्विक लिंक मेन्यू क्या होता है, तो देखिए आपके सामने यहां पर क्विक लिंक मेन्यू दिया भी हुआ है। अगर ऐसा मेन्यू अगर आपको ओपन करना है 10 या 11 में, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज विंडोज प्लस एक्स करने से क्विक लिंक मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा। तो सेकंड यहां पर आपका वैलिड आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच फंक्शन की इज यूज टू मैक्सिमाइज द विंडोज? विंडोज को मैक्सिमाइज करने की फंक्शन की क्या होती है? F2, F5, F8 या F11? करेक्ट आंसर होगा F11 इज यूज्ड टू मैक्सिमाइज द विंडोज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल भी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? F11 होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसक्यूएल कमांड? इनमें से कौन सा कमांड एसक्यूएल कमांड नहीं है? डिलीट, ऑर्डर बाय, सिलेक्ट या वेयर? एसक्यूएल हम लोग जानते हैं क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। और कौन सा एसक्यूएल कमांड नहीं है? डिलीट, ऑर्डर बाय, सिलेक्ट या वेयर? तो डिलीट हमारा एसक्यूएल कमांड नहीं है, जबकि ऑर्डर बाय, सिलेक्ट और वेयर ये सब हमारे एसक्यूएल कमांड्स हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे एसक्यूएल कमांड कितने होते हैं? तो 6 एसक्यूएल कमांड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्वेरी को रन करते हैं। मतलब ये जो 6 ऑपरेशंस हैं, इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय। दैट इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाइए। तो सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय, ये 6 आपके ऑपरेशंस होते हैं एसक्यूएल में। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिलीट गलत है, दैट्स व्हाई डिलीट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which shortcut key is used to open action center in windows 10 and windows 11? अब एक्शन सेंटर क्या होता है विंडोज 10 या विंडोज 11 में? तो हम जानते हैं कि पहले इसको हम लोग नोटिफिकेशन एरिया भी बोलते थे, और अब हम लोग इसी को ही एक्शन सेंटर बोलते हैं विंडोज 10 और विंडोज 11 में। तो अगर ये वाला पार्ट ओपन करना है, जो कि नीचे वाला पार्ट होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा बेसिकली, जिसमें वाईफाई सिग्नल है, एयरप्लेन मोड है, टैबलेट मोड है, फोकस असिस्टेंस है, ऑल सेटिंग्स, बैटरी सेवर, ब्लूटूथ, लोकेशन, नाइट लाइट, प्रोजेक्ट, स्क्रीन टिप, कनेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट के साथ साथ नियर बाय शेयरिंग, नेटवर्क या वीपीएन, बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं। और इसको ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? बिल्कुल सही, विंडोज के साथ ए, यानी थर्ड यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर बनेगा। Windows A is used to open the Action Center in Windows 10 as well as in Windows 11। तो चाहे Windows 10 की बात हो या Windows 11 की, दोनों में ही जो आपके आंसर होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। नेक्स्ट, which Linux command is used to copy file from the current directory to a different directory? कह रहे हैं ऐसा कौन सा Linux कमांड है जिसका यूज करके हम कॉपी कर सकते हैं फाइल्स को फ्रॉम करंट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, टू अ डिफरेंट डायरेक्टरी, यानी करंट डायरेक्टरी, करंट फोल्डर से डिफरेंट फोल्डर में अगर आपको किसी फाइल को कॉपी करना है तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे लाइनेक्स के केस में? CPY, MOV, CP या CF? क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा CP,
टू कॉपी द फाइल्स फ्रॉम द करेंट डायरेक्टरी टू डिफरेंट डायरेक्टरी। थर्ड यहां पर वैलिड आंसर होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ध्यान से देखिए, लाइनेक्स से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। लाइनेक्स के कमांड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विच लाइनेक्स कमांड इज यूज्ड टू डिलीट एम्प्टी डायरेक्टरीज। अब कह रहा है लाइनेक्स में एम्प्टी डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि वो फोल्डर बिल्कुल खाली है, उस फोल्डर में ना तो कोई फाइल है ना कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो फोल्डर क्या है, बिल्कुल खाली है। और उस खाली फोल्डर को हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है। कैसे करेंगे बताइए? rm कमांड, rmdir कमांड, emdir कमांड या emrm कमांड, क्या लगता है आपको? भले ही आपने लाइनक्स यूज की हो या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कमांड्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। करेक्ट आंसर होगा rm कमांड नहीं, बल्कि rmdir कमांड इज यूज्ड टू डिलीट एम्प्टी डायरेक्टरीज। सेकंड यहां पर वैलिड आंसर होगा। अब आप पूछेंगे कि सर rm क्यों नहीं हुआ, rm डायरेक्टरी rmdir क्यों हुआ? क्योंकि अगर क्वेश्चन में कभी भी एम्प्टी यूज हो, यानी डायरेक्टरी कैसी हो, एम्प्टी, फोल्डर कैसा हो, एम्प्टी, और उसको आपको डिलीट करना हो, तो हमेशा आंसर होगा rmdir कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Which Linux command is used to delete the directory and the content within them? अब देखो कैंडिडेट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पूछा ही इसलिए जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो। इस केस में कह रहा था कि फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है और उसको डिलीट करना है, डायरेक्टरी बिल्कुल एम्प्टी है उसको डिलीट करना है, तो आपने कहा rmdir कमांड। और यहां पर कह रहा है कि इस कमांड की मदद से डायरेक्टरी तो डिलीट होती ही होती है, और इसके साथ साथ जो उसके अंदर का कंटेंट है ना, वो भी डिलीट हो जाता है। तो इसका मतलब खुद तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। तो यानी डायरेक्टरी भी डिलीट, यानी फोल्डर भी डिलीट, और इसके अंदर जो फाइल्स हैं है ना वो भी डिलीट, सब कुछ डिलीट कर देगा ये। अब ये है कमांड आपका rm कमांड, यानी यहां पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। तो बिल्कुल आई होप कि आपने सही आंसर लगाया होगा, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। ठीक है, तो ये हैं आपके बेस्ट 20 क्वेश्चंस। 20 में से कितना स्कोर किया आपने, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वही क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसा ही पेपर आपका ड्राफ्ट किया जाएगा, इसको याद रखिएगा, और इसी तरीके से आपको स्टडी करनी है। बस इस बार सिलेक्शन जरूर ले लेना है ना, ये वादा जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं, उसकी वेटेज भी बढ़ा दी गई है ना। 140 क्वेश्चंस अब कंप्यूटर के मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस जीके के मिलेंगे, तो इसका मतलब 140 में से बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। विच लाइनेक्स कमांड इज यूज्ड टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी। कह रहा है कौन सा लाइनेक्स कमांड ऐसा है जिसकी मदद से व्यू करते हैं डायरेक्टरी के कंटेंट को, यानी फोल्डर में जो भी कुछ होता है उसको व्यू करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलप्ड बाय मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड्स। कैट कमांड, सीपी कमांड, एलएस कमांड या पीडब्ल्यूडी कमांड, बताइएगा। तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसका तो आंसर आपको पता ही होना चाहिए कि व्यू द कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया है ना, कमेंट करके बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि पेपर की तैयारी कैसे करें, सही अप्रोच कैसी होनी चाहिए, पहले किन टॉपिक्स को पढ़ें जो मैक्सिमम स्कोर आ जाए, तो आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के लिए वीडियोस और पीडीएफ की मदद से रिवाइज करने के लिए एक बार वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद रिवीजन के लिए पीडीएफ से पढ़िए। इस बैच से एनरोल हो जाइए, है ना। ये वादा करता है बैच कि अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे, पीडीएफ से रिवाइज करेंगे, तो आप 100% स्कोर करेंगे। देखिए मेहनत आपकी है, सिर्फ गाइडलाइन हम दे सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आएगा भी, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी है। उस क्वेश्चन को पढ़ना तो आप ही को है, उस क्वेश्चन को रिवाइज तो आप ही को करना है।
समझना तो आप ही को है और एग्जीक्यूट भी एग्जाम में आपको करना है। तो इसका मतलब आपका रोल बहुत बड़ा है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे, उतना ही मैक्सिमम स्कोर आप कर पाएंगे, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो, बैच के बारे में कुछ पूछना हो, तो हमने व्हाट्सएप नंबर भी स्टार्टिंग में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। बाकी अरोड़ा एजुकेटर ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा जरूर से। यहीं पर आपको बैच मिलेगा, यहीं पर पीडीएफ मिलेंगी, यहीं पर वीडियोस आपको मिलेंगी। तो बैच एनरोल करिए और डेली 8 PM पर हमारे साथ में कनेक्ट हो जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस।